आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइट टैंक के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट जायज है। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय सेना के पास जो पिछले ऑप्शंस थे वो कितने ज्यादा रियलिस्टिक थे और क्या भारतीय सेना चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट के नाम पर आत्मनिर्भर मिशन को फेल करने में लगी हुई है। पहले समझते हैं रिक्वायरमेंट को और उसी के साथ हम लोग समझेंगे डिफेंस बजट कैसे काम करता है। 1962 के युद्ध के दौरान भारत को यह पता चल गया था कि भारत को एक लाइट टैंक की आवश्यकता होगी और इसी चीज को देखते हुए साल 1976 यानी कि ईयर 1976 में इंडियन आर्मी ने एक लाइट टैंक के लिए GSQR निकाले। इस GSQR के बेसिस पर एक लाइट टैंक बनाया जाना था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला साल 1983 में और DRDO को कहा गया कि साल 1986 तक एक लाइट टैंक बनाकर भारतीय सेना को दिया जाए। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इंडियन आर्मी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर रिक्वायरमेंट जाहिर की थी साल 1976 में यानी कि 1976 में, और इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला 1983 में यानी कि 7 साल के बाद। अब यहाँ से DRDO को 3 साल मिले थे ये टैंक बनाने के लिए और इंडियन आर्मी को यह प्रोजेक्ट मिलते मिलते 10 साल होने वाले थे। जैसा कि आप जानते हैं वेपन टेक्नोलॉजी काफी तेज चेंज होती है और इसी हिसाब से साल 1985 के आसपास इंडियन आर्मी ने DRDO को कहा कि BMP-2 बेसिस पर यानी कि BMP-2 की चेसी के ऊपर ये जो टैंक बनाया जा रहा है इसकी आवश्यकता नहीं है। यानी कि उनकी तरफ से कहा गया था कि वो इस टैंक को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसको अब इंडक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि दुश्मन के टैंक्स और ज्यादा पावरफुल हो चुके थे और आपको अपग्रेड करने की आवश्यकता थी। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इंडियन आर्मी ने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना बंद नहीं किया था। इंडियन आर्मी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती रही और DRDO इस पर काम करता रहा। इंडियन आर्मी के हिसाब से ये प्रोजेक्ट मात्र एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था और साल 1996 में यानी कि ईयर 1996 में DRDO इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर पाया और उसके बाद DRDO वेट करने लगा इस टैंक के ऑर्डर्स को लेकर। 1976 के GSQR के बेसिस पर एक टैंक बनाया गया जो डिलीवर किया गया 20 साल के बाद में। उस टैंक के ऑर्डर्स इंडियन आर्मी ने नहीं दिए। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती है भारतीय सेना की। एक्चुअली उनको ये टैंक इंडक्ट करना चाहिए था। ऑब्सोलीट हुआ तो क्या हुआ, मेड इन इंडिया था। चाहे उस टैंक का टरेट नेक्स्टर का हो यानी कि फ्रांस का और इस टैंक की चेसी हो रशियन यानी कि BMP-2, और उसके बावजूद बनाने में हमको 20 साल लगे हों तो भी क्या, आत्मनिर्भर भारत है भाई। एक दूसरी आर्ग्यूमेंट दी जा रही है कि BMP-2 पूरी तरीके से भारत में बनता है। वैसे BMP-2 के बारे में जानने से पहले हम लोगों को अभय के बारे में जान लेना चाहिए। जब बात चल रही थी भारत में FICV प्रोग्राम को लेकर तो इस प्रोजेक्ट में एक प्री टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाया गया था और इस डेमोन्स्ट्रेटर का नाम था अभय। अभय के ऊपर काम साल 1990 में शुरू हो गया था और साल 2000 तक इसके 2 प्रोटोटाइप बनके तैयार हो गए थे। इसके एक प्रोटोटाइप में स्टील आर्मर का प्रयोग किया गया था, वहीं दूसरे में कॉम्पोजिट आर्मर का प्रयोग किया गया था और ये कॉम्पोजिट आर्मर कंचन आर्मर था जिसको MBT अर्जुन में यूज किया जाता है। यानी कि BMP-2 जिसके ऊपर DRDO का लाइट टैंक बनाया गया था उस चेसी को रिप्लेस करने की बात साल 1990 से चल रही है। अब बात करते हैं रशियन फैक्टर की। साल 1990 से लेकर अब तक रशिया ने कई ऑफर दिए हैं। BMP-3 का ऑफर दिया है, लाइट टैंक का ऑफर दिया है, लेकिन इंडियन आर्मी ने इनमें से कोई भी ऑफर सेलेक्ट नहीं किया है और इंडियन आर्मी चाहती थी कि FICV प्रोग्राम के तहत जो चेसी उनको मिलेगी उसके ऊपर एक लाइट टैंक बनाया जाए। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी के ऊपर इम्पोर्ट आर्मी वाला जो टैग लगाया जा रहा है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। रही बात DRDO की तो उनको भी यहाँ पर ब्लेम नहीं किया जा सकता। आप प्रोजेक्ट को अप्रूव करने में इतना समय लेते हैं और उसके बाद 3 साल दिए जाते हैं DRDO को एक टैंक बनाने के लिए। आज जिस स्थिति में भारतीय सेना है उसके लिए जिम्मेदार केवल भारतीय सेना नहीं है। इसके पीछे DRDO की डिले, सरकारों की डिसीजन लेने में देरी और साउथ ब्लॉक में बैठे बाबू लोग हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भारत के रक्षा बजट के बारे में। आमतौर पर कहा जाता है कि इंडियन आर्मी अपना बजट पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाती है और उसके बाद बोला जाता है कि इंडियन आर्मी का बजट कम था।
उसके लिए समझते हैं बजट कैसे डिसाइड किया जाता है। जब भी रक्षा बजट बनाया जाता है तो अगले साल के एक्सपेंसेस एंटिसिपेट किए जाते हैं। इसको कहा जाता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग के दौरान आप सरकार को बताते हैं कि आने वाले समय में हमारा एक्सपेंस इतना होने वाला है। इसमें कंसिडर किया जाता है लोगों की सैलरी यानी कि डिफेंस पर्सनल्स की सैलरी, पेंशन्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि अगर कोई टैंक चल रहा है या बॉर्डर पे गोलाबारी चल रही है तो इसके लिए जो एमओ खरीदा जाता है, या ट्रक्स के लिए डीजल खरीदा जाता है, या एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए फ्यूल खरीदा जाता है, ये एक्सपेंसेस होते हैं। और उसके बाद होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो प्राइसिंग होती है वो इस साल की कमिटेड इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पे डिसाइड की जाती है। जब भी आप कोई डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं तो पूरा का पूरा पेमेंट अपफ्रंट नहीं किया जाता, ये इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाता है और इन इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पर आपका डिफेंस बजट बनाया जाता है। और जो डिफेंस बजट होता है भारत में वो रोलिंग बजट नहीं होता है, यानी कि जो पैसे बच जाते हैं वो सरकार के पास वापस चले जाते हैं और अगले साल आपको दोबारा पैसे दिए जाते हैं। तो ये कह देना कि सरकारों के पास पूरे पैसे थे उसके बाद भी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट नहीं किया गया, वो सही नहीं होगा। साल 1990 से लेकर 2005 तक इस देश ने सैंक्शंस देखे हैं और आज की तारीख में कोविड-19 के चलते जो क्राइसिस हुआ है वो भी देखा है। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।